साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है गेहूं की खेती। और गेहूं की खेती में आज हम जानेंगे ऑर्गेनिक गेहूं के बारे में। बहुत सारे किसान भाइयों के बहुत सारे कमेंट इस टाइप के हैं जिसमें कि वो ये चाहते हैं कि वो जो गेहूं का उत्पादन करते हैं या गेहूं की जो बिजाई करते हैं उसमें से जो उनके खाने का अनाज है एटलीस्ट वो उन्हें ऑर्गेनिक मिल जाए, जिसके माध्यम से भी कम एक बड़े स्तर पर ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हो सके। वो किसान साथी चाहते हैं कि हम अगर मानो 10 एकड़ जमीन में पैदावार करते हैं गेहूं की, तो 1 एकड़ गेहूं हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से हम ऑर्गेनिक गेहूं अपने घर के खाने के लिए अनाज के रूप में उपयोग कर सकें। साथियों, यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती के बारे में मैं आपको सजेशन तो नहीं देता क्योंकि ऑर्गेनिक खेती से पैदावार कम होती है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इसकी शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक खेती की तो आपको अच्छे रिजल्ट आगे भविष्य में जरूर देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक खेती के कुछ फायदे हैं और कुछ अभी फिलहाल में नुकसान भी हैं। अगर मैं फायदों की बात करूं तो देखिए, फायदा यह है कि भविष्य हमारा ऑर्गेनिक खेती पर ही निर्भर होगा। ठीक है। दूसरा फायदा यह है कि हमें खाने के लिए जो अनाज मिलता है वो लगभग लगभग काफी हद तक रोग रहित होगा। ठीक है। अगले पॉइंट की मैं अगर नुकसान की बात करूं तो आपको कम से कम आने वाले 4 सालों में अनाज की जो पैदावार अब है वो नहीं मिलेगी और चौथे साल में जाकर आपको पूरा उत्पादन इसका देखने को मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती अपने खाने से ज़्यादा करते हो तो जहां पर आपके लिंक हैं, संपर्क हैं, आप वहां तो उसको ऑर्गेनिक अनाज को सेल कर सकते हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक अनाज आपका नहीं बिक पाता है तो मंडी में आपको उस ऑर्गेनिक अनाज के रेट जो मिलेंगे वो दूसरे गेहूं के मुकाबले ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक के रेट में नहीं बिकेगा। ठीक है। क्योंकि मंडियों में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आपको ऑर्गेनिक अनाज ऑर्गेनिक के रेट में सेल कर सको आप। ठीक है। सरकारें जमीनी स्तर पर जो काम कर रही हैं उसमें सिर्फ वो एक प्राइवेट समूह के रूप में ही काम चल रहा है, और सरकारें जो पेपर में चल रही हैं, पेपर में तो बहुत मजबूत है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुझान है किसान का, आम किसान का रुझान सरकारें ऑर्गेनिक खेती की तरफ करने में फेल रही हैं काफ़ी हद तक, अगर अब तक की बात की जाए। ठीक है। क्योंकि मंडियों में जब तक सेंटर ऑर्गेनिक सेल के नहीं बनेंगे तब तक ऑर्गेनिक अनाज किसान पैदा नहीं करेगा और ना ही वो सेल हो पाएगा। तो अभी आप सिर्फ अगर खाने के लिए अनाज की पैदावार करना चाहते हैं या आपके कुछ बाहर लिंक हैं लोगों से और वो लोग आपसे ऑर्गेनिक अनाज खरीदने की गुजारिश करते हैं, तो आप उनके हिसाब से अपना इतना उत्पादन करिए जितना कि आप अपने खाने के लिए रख सको और दूसरे किसान भाइयों को दे सको या दूसरे लोगों को दे सको जो कि आपसे सिर्फ डिमांड कर रहे हैं। इतनी ही पैदावार आपको करनी है। साथियों, ऑर्गेनिक के बारे में अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि इसके दूसरे बड़े फायदे क्या हैं। देखिए, ऑर्गेनिक का रेट जो है आपका, अगर नॉर्मल अनाज का रेट 2200 से 2500 रुपये क्विंटल है, तो आप ऑर्गेनिक अनाज का रेट 5500 से 6000 रुपये बड़ी आसानी से रखेंगे। क्यों रखना है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। ऑर्गेनिक अनाज की जब आप खेती करोगे तो आपकी जो पैदावार यहाँ पर 25 क्विंटल तक प्रति एकड़ हो जाती है, ठीक है, वो पैदावार घटकर आपकी बहुत कम 1.5 से 2 क्विंटल प्रति बीघा मुश्किल से होगी। 12 से 14 क्विंटल अनाज आपका प्रति एकड़ पैदावार दे पाएगा। ठीक है। तो आपकी पैदावार घटेगी, आधी होगी, और रेट आप जब 2 गुने से ज़्यादा नहीं रखोगे तो आप यहाँ पर अपने बहुत बड़े लॉस में जाओगे। इसीलिए आपको रेट बढ़ा के ही सेल करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं। अपने प्रोडक्ट को मजबूती से आपको बेचना होगा। ठीक है। अगर बेच पाते हो ठीक है, नहीं बेच पाते हो तो अपने खाने के अलावा जो भी अनाज है उसे आप ऑर्गेनिक में ना करोगे तो बढ़िया रहोगे। ठीक है। अगली एक बात बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक की आपको शुरुआत कैसे करनी है। अब मैंने जो प्रोसेस बताए थे उनमें सबसे पहला पॉइंट था कि हम अपनी मिट्टी में यहाँ पर गंधक, फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश, ठीक है, गंधक, हरा कशिश, जो खाना सोडा है, खाना सोडा,
और चूना, ठीक है, इनका बुरकाव अपने खेत में कर देते हैं। बुरकाव करने के बाद में हम अपने खेत में पलेवा कर देते हैं। पलेवा करने के बाद में जब गेहूं की बिजाई करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है निकल के कि सबसे पहले हम बीज का ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक में कैसे करेंगे। ऑर्गेनिक में बीज का ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास में बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, ठीक है। और आपको सबसे सस्ते विकल्पों में बता रहा हूं, या तो नीम का तेल ले लो। नीम का तेल क्यों लेना है? ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी एजिंग है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर ऐसी होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को गेहूं के दाने से अलग रखता है, ठीक है। मात्र 2 ml प्रति किलो के हिसाब से आप अपने गेहूं के अनाज को, जो भी आपको बिजाई करनी है, उसको ट्रीट कर लो बड़े आसानी से। ट्रीट करने के बाद में आप अपने बीज की बिजाई आसानी से कर पाओगे। अब बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर पूछते हैं कि जब हम बिजाई करने के लिए जाएं तो बिजाई के समय पर हमें ऐसे कौन कौन से खाद लगाने चाहिए जो कि ऑर्गेनिक में होते हैं और ऑर्गेनिक से हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप बिजाई करने के लिए जाओ तो सबसे अच्छा विकल्प होता है आपके पास में खल। चाहे सरसों की खल है, चाहे मूंगफली की खल है, ठीक है, चाहे दूसरी खल है, ठीक है। इनमें से आप किसी भी एक खल का चुनाव करो। सबसे अच्छा विकल्प बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपके खेत में मूंगफली की खेती है, ठीक है, तो 1 क्विंटल तक मूंगफली की पिलाई करा लो और उसकी खल ले लो। आपकी खेत की चीज है, ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। सरसों है आपकी, तो 1 क्विंटल सरसों की पिलाई करा लो। आपको उसमें से लगभग 50 से 60 किलोग्राम खल आसानी से मिल जाती है फ्री में, और तेल आपके खाने के लिए हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप सरसों की खल ले लो और खल को उस गेहूं के साथ में कोट कर लो, यानी कि खल को बारीक कर लो, पाउडर बना लो उसका, और पाउडर बनाने के बाद में गेहूं के साथ उसे मिक्स कर लो, ठीक है। मिक्स करने के बाद में उसमें आपको राख मिलानी है। राख जो चूल्हे की होती है, लकड़ी की राख, 20 से 40 किलो तक राख ले लो। और आपको खल क्यों डालनी है इसका एक पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं। खल के अंदर एनपीके के जो तत्व होते हैं, एन हमारा लगभग 2% तक नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है, 4%, और जो आपका पोटास और फास्फोरस है वो 1-1% तक खल के अंदर पाया जाता है। बहुत अच्छा सोर्स है ये। और हमने सल्फर, उसके जो गंधक है, गंधक, और उसके साथ में खाना सोडा, और उसके साथ में चूना जो कि कैल्शियम का काम करता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, उसको ले लिया। और उसके साथ में हमने हरा कसिस यानी कि लोह पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले प्रोडक्टों को पहले ही जमीन में लगा दिया है। तो यहाँ पर हमारी जमीन में बहुत सारे पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो नहीं होगी, ठीक है। अब जब हम बिजाई करते हैं तो बिजाई के समय सरसों की खली और चूल्हे की राख, इनके साथ में हम अपने गेहूं की बिजाई कर देंगे, ठीक है। गेहूं की बिजाई हो जाएगी और बिजाई होने के बाद में जो पौधे का जर्मिनेशन होगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आती। सबसे बड़ा जो दिक्कत वाला पॉइंट है वो है खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें। तो जब आप खेत में अपने गेहूं की बिजाई कर दोगे तो आपको यहाँ पर प्रति एकड़ 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक हल्दी लेनी है, हल्दी, ठीक है। जो देसी हल्दी होती है अपने यहाँ पर बिना पिसी, अगर बिना पिसी है तो उसे पीस लो बारीक करके, और बारीक करके पीसने के बाद उसे पानी में मिक्स कर लो, उसका घोल बना लो, ठीक है। और उसे लगभग 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिला के पूरे खेत में स्प्रे करो। और स्प्रे आपका लगभग 72 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, जिससे कि जो अनावश्यक खरपतवार है उसका जर्मिनेशन होने से हल्दी रोक सके, ठीक है। हल्दी आपके खरपतवार के जर्मिनेशन को रोकने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। इस टाइप से आप स्प्रे करके इसका लाभ ले पाओगे। अगला एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जिन भी किसान भाइयों को दीमक की समस्या अपने खेत के अंदर लगती है, वो किसान साथी चूने को 5 किलोग्राम से बढ़ा के 10 किलोग्राम कर लें प्रति एकड़, जो कि पानी के साथ में ही छोड़ा जाता है, ठीक है। अब जो भी किसान साथी ये कहते हैं कि हमारे खेत में दीमक ज़्यादा लगती है, तो आप पहला जो पानी लगाओगे, पहले पानी के समय पर आप यहाँ पर 2 से 3 प्रोडक्ट ऐसे ले लोगे जिनके माध्यम से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्या करना होगा यहाँ पर? यहाँ पर आपको
लगभग गोबर की खाद लेनी है सड़ी गली 80 किलोग्राम से 1 क्विंटल तक। ठीक है, 80 किलोग्राम से 1 क्विंटल गोबर की सड़ी गली खाद ले लो। गोबर की सड़ी गली खाद क्यों लेनी है? क्योंकि आप यहाँ यूरिया का उपयोग नहीं करोगे, न ही डीएपी का उपयोग करोगे, दूसरे किन्हीं पोषक तत्वों का उपयोग आप नहीं करोगे, तो आपको ऑर्गेनिक ही यूज करना होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको लाभ क्या देखने को मिलेगा कि आप जब यहाँ पर 80 से 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी गली खाद यूज करोगे गेहूं में, तो वो ट्रिलिंग का यानी फुटाव का काम करेगी। बहुत अच्छा आपको फुटाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसमें आपको चूना मिक्स करना है 8 से 10 किलोग्राम, यानी 80 किलोग्राम गोबर की खाद के अंदर आप 8 से 10 किलोग्राम चूना मिक्स कर लो। ठीक है, इसके साथ में आपको जो देसी गाय होती हैं, ठीक है, देसी गाय का मल मूत्र मिल जाए वो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें आप 8 से 10 लीटर मल मूत्र मिला सकते हो। अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप मट्ठा ले लो, छाछ। ठीक है, 2 लीटर से लेकर 4 लीटर तक छाछ को उस गोबर की खाद के साथ में मिला के अच्छे से उसे बारीक करके काट लो, और काटने के बाद पूरे खेत में उसे बुरकाव कर दो। ठीक है, बुरकाव करने से यहाँ पर आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा? एक तो जो छाछ आप लगाओगे वो बहुत ज़बरदस्त बूस्टर का काम करेगी। दूसरा पॉइंट, जो गोबर आप बुरकाव करोगे उसे ट्रिलिंग का काम होगा, और बहुत ज़बरदस्त आपको वो ऐसे मिनरल्स देगा जिसमें कि ह्यूमिक एसिड भी होंगे और पोटेशियम ह्यूमेट के बहुत सारे तत्व उसमें मिट्टी में वो छोड़ेगा पहले पानी के साथ में। दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पर सबसे बढ़िया कि ह्यूमिक एसिड के साथ में जिब्रेलिक एसिड और फेल्विक एसिड जैसे तत्व भी उस गोबर की खाद से मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। चूना यहाँ पर क्यों लगाना होता है? चूना इसलिए लगाना होता है कि हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो कोई कीट है तो वो दीमक है। ठीक है, दीमक जब भी चूना खेत के अंदर लग जाएगा तो वो दीमक को अलग रखेगा, और पहले पानी तक का जो ट्रीटमेंट होगा वो आपका सक्सेसफुल आगे बढ़ पाएगा। साथियों, इस टाइप से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके खेतों में, और इस टाइप से आप अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कर पाओगे। ठीक है, इसी टाइप से धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। पहले पानी के बाद का जो प्रोसेस है वो मैं अगली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊंगा ऑर्गेनिक गेहूं की सीरीज़ में। ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहिए, और आगे अगर कोई जानकारी चाहिए ऑर्गेनिक के बारे में तो ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।